हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर सेल, जिसका टॉपिक न्यूक्लियस जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 61 और 62 को कवर करेगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम करेंगे हमारा टॉपिक न्यूक्लियस। इसको करने से पहले आप अपनी बुक साथ में ओपन कर लो, अपने हाथ में पेंसिल लेके बैठो और जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको साथ साथ अंडरलाइन करते रहना। और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स या टर्म्स मैं बता रही हूँ वो चाहे आप अपनी बुक में साथ में लिख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक न्यूक्लियस। कम टू पेज नंबर 61। सेल में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्राउन वाज द साइंटिस्ट जिसने सेल के अंदर अपने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा कि सेल जो है वो सिर्फ एक अकेला बॉक्स नहीं है, वो एक अकेले ऐसे कंपार्टमेंट्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ और भी है। और वो कैसे पता चला? अगर हम सेल को की स्टेनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन ब्लू और विद द हेल्प ऑफ आयोडीन और सेफ्रोनिन स्टेन, कोई भी स्ट्रेन अगर हम इसमें सेल में यूज करते हैं तो आप माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि सेल के अंदर सेल एक अकेला खाली कंपार्टमेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई एक डार्कली स्टेन्ड मटेरियल दिखेगा आपको। और यही चीज रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व की थी अपने माइक्रोस्कोप में, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में, कि ये जो सेल है वो एक खाली कंपार्टमेंट्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड मटेरियल है, कुछ है जो स्टेन हो रहा है, जो डार्क कलर का हमें दिखाई दे रहा है इस सेल के अंदर। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसका नाम दिया था न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां से हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट थिंग इज, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन माना जाता है। उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। उसको हम सेल का ब्रेन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में ब्रेन का काम है हमारी पूरी बॉडी को, हमारे उसके उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। हमारी बॉडी में जो सारे फंक्शंस हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, हमारे सेल, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारा ब्रेन। सिमिलरली एक सेल को कंट्रोल करता है उसकी सारी एक्टिविटीज, की सेल के अंदर कब क्या होगा और कब क्या नहीं होगा, वो हर एक चीज को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। दैट इज वाई हम न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस में इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है और इसमें जो मेम्ब्रेन होती है ना वो डबल लेयर्ड होती है। इट इज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, बट ये जो मेम्ब्रेन होती है ना ये डबल लेयर्ड होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, दो लेयर होती है इसमें। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड। प्लस इसके बीच बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यू कैन सी गड्ढे हैं। इसके बीच बीच में एक कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि इसके बीच बीच में गड्ढे हैं। इन होल्स को, इन गड्ढों को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। फाइन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे उसकी। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें तो यहाँ पे ना अंदर एक फ्लूइड मटेरियल है। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी ये साइटोप्लाज्म होता है, बट इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फाइन, देन वी हैव एक धागा। न्यूक्लियस के अंदर ना आपको एक ऐसा थ्रेड जैसा कंपोनेंट दिखेगा। ये रॉबर्ट ब्राउन को नहीं दिखा था क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करें तो आपको हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ना एक एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड दिखेगा, एक धागा दिखेगा जो ऐसे उलझा सा हुआ है, एंटेंगल्ड है, एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे ओवरलैप हो रखा है। ठीक है, इस धागे को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। दिस इज क्रोमेटिन and this is made up of, very important, this is made up of DNA and proteins. ये जो क्रोमेटिन है ना ये बना है DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का। ठीक है, ये धागा इज बेसिकली DNA, इसके ऊपर गोल 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 गोल
प्रोटीन्स होते हैं जो इस धागे को स्टेबिलिटी देते हैं। तो ये बना है डीएनए और प्रोटीन का, क्रोमेटिन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर हम अपने कोई भी सेल को ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप में ना, तो हमें वो सेल ऐसा दिखेगा, उसका जो न्यूक्लियस है ना, उसमें हमें एक ऐसा सा धागा दिखेगा जिसे हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। जो सेल्स डिवाइड होने की स्टेज में होते हैं, जो डिवाइड होने वाले होते हैं, 1 से 2 बनने वाले हैं, जैसे हमारे स्किन के सेल्स, जब हमारी नई स्किन आती है तो उसमें 1 सेल 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। लीवर के सेल्स हैं, कोई भी सेल जो डिवाइड हो रहे हैं, अगर कोई डिवाइडिंग सेल को आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको ये थ्रेड नहीं दिखेगा, बल्कि आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपके न्यूक्लियस के अंदर। ये स्ट्रक्चर इसी से ही बना है। ये जो क्रोमेटिन है, डिवाइडिंग सेल में जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये एक शेप ले लेता है ऐसी, और उस शेप को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, फाइन, ये क्रोमोसोम है। और ये आपको सिर्फ तभी दिखेगा जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग में, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स है। अगर हमारी बॉडी का कोई भी डिवाइडिंग सेल आप देखोगे ना जो डिवाइड हो रहा होगा, तो आपको ऐसे 46 क्रोमोसोम्स दिखेंगे जो इसी क्रोमेटिन से ही बने हैं। फाइन। तो अगर मैं सेल की बात करूं, ये मेरा सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन था। जब वो सेल डिवाइड होने लगता है तो वही क्रोमेटिन क्रोमोसोम की शेप ले लेता है, तो ये क्रोमोसोम्स है। फाइन, ये क्रोमोसोम है। अब हम एक क्रोमोसोम को देखते हैं, तो ये क्रोमोसोम है, ये इसकी ऐसी शेप होती है क्रोमोसोम की। ठीक है, क्रोमोसोम में आप देख सकते हो ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ये और एक ये, जो आपस में जुड़े हुए हैं। एक सिंगल स्ट्रैंड को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। दिस इज क्रोमेटिन एंड दिस इज क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। फाइन। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए। इसके अंदर जो ये चीज है, ये सारा ये धागा किसका है? डीएनए का। इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जो पूरा डीएनए है, इसका एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा रीजन ऐसा है जो कि एक्टिव है, जिससे बेसिकली, एक्टिव का मतलब ध्यान से समझो, एक्टिव का मतलब है जो एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को और क्लियरली समझेंगे। बेसिकली हर एक क्रोमोसोम पे कुछ सेगमेंट्स, कुछ छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जो एक्टिव रीजन कहलाते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हमारे सेल में प्रोटीन्स बनते हैं, और वो प्रोटीन्स उस सेल को कंट्रोल करते हैं। हम जो कह रहे हैं ना कि न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है, क्योंकि वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। वो सेल की एक्टिविटीज को जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो डीएनए के ऊपर, वो एक्टिव सेगमेंट्स, वो जीन्स हैं। द एक्टिव सेगमेंट्स ऑन द डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। वो जीन्स होते हैं। ये जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन हमारे सारे एक्सप्रेशंस, मेरे आंखों का कलर, मेरे बालों का कलर, मेरी हाइट, मेरा कॉम्प्लेक्शन, इंसुलिन का बनना, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में और बेटर समझेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन, डिवाइडिंग सेल में वो क्रोमोसोम की शेप ले लेता है, और उसके ऊपर कुछ एक्टिव सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स बोलते हैं, जो पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। फाइन। इसके बाद 2 टाइप के, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियस इन द सेल, सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स। हमने कुछ सेल्स देखे, जैसे ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। कुछ सेल्स हमने ऐसे देखे जिसके अंदर ना न्यूक्लियस नहीं था, और यू कैन से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, ये मेम्ब्रेन नहीं थी। ऐसा नहीं है कि डीएनए नहीं था, डीएनए के बिना कोई भी सेल काम नहीं करेगा। डीएनए हर सेल के अंदर होता है, ये जेनेटिक मटेरियल हर सेल में होता है। कुछ सेल्स ऐसे थे हमने देखा जिसके अंदर ना डीएनए तो था, पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, जिससे हम कहें कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। तो हम ये कह देते हैं कि इसके अंदर एक वेल डिफाइंड
न्यूक्लियस नहीं होता। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको डीएनए मिलेगा, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं। फाइन। सो यू शुड नो द डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया देखोगे ना तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी आपको, उसमें सिर्फ डीएनए होगा ऐसे। तो ये जनरली बहुत छोटे साइज के होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमारा है, जिसमें आपको प्रॉपर न्यूक्लियस दिखता है, ठीक है, वो लार्जर साइज के होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अभी हम आगे पढ़ेंगे, गोल्गी एपेरेटस, इसके अंदर और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, लाइसोसोम वगैरह, वो सब नहीं होता, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। पर यूकैरियोट्स में सारी की सारी ऑर्गेनील्स होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, सब होता है, इसमें नहीं होता। इसके बाद इसमें जो क्रोमोसोम होता है ना, ये जो हम क्रोमोसोम की बात कर रहे थे ना, मैंने तुम्हें कहा था कि ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। इसका जो क्रोमेटिन है ना वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बनाता है जब ये सेल डिवाइड होने वाला होता है, पर यूकैरियोट्स के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एंड द मेन डिफरेंसेस, इसमें न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो हम बता ही नहीं सकते कि ये इसका न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, और ये वाला पार्ट जहाँ पे ये डीएनए है इसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इसी पार्ट को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेरी वेल डिफाइंड, और उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। फाइन, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं जिसके अंदर डीएनए है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इस वीडियो में हमने न्यूक्लियस के बारे में समझा, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में, सेल्स के बारे में समझा और डिफरेंस पढ़ा। मेजर थिंग इज दिस डिफरेंस, ये अच्छे से करना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और यू कैन से डिफरेंट सेल ऑर्गेनील्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है और उनका क्या फंक्शन है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।